जी 11:34 हो गए हैं और अब तक सिर्फ आप ही आई हुई हैं। बाकी कोई भी नहीं है। क्या क्लास नहीं लेनी है क्या, या रिकॉर्डिंग पर ही गुजारा करना है? दोनों सर, कुछ करती हूँ दोबारा। चलें खैर, मायरा, मैं आई थिंक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। तो अब जिसने आना होगा आएगा, और जिसने नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अपलोड कर दूंगा। जो नहीं आ सकेगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग देख ले, वट एवर, जैसे उसकी मर्ज़ी। ठीक है जी। सो शुड आई स्टार्ट? यस सर। ओके जी। अच्छा जी, कल हमने जो है सिस्टमेटिक एरर्स जो थे वहाँ पे हमने एंड किया था, और ये हमने इसकी लास्ट एग्जाम्पल जो है वो की थी। तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिव्यू, बिकॉज आप लोगों ने ये पहले किया हुआ होगा किसी हद तक। और आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स वगैरह शायद यूज़ हों। तो थोड़ा बहुत आपको रिव्यू कराना लाजमी था। तो इसी वजह से जो है ये हल्का फुल्का सा जो अस्सलाम है। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। सर आपकी क्लास 12:30 पर है ना? जी नहीं, 11:30 पे है। 11:30 पे है बेटा। ठीक से देखें टाइम टेबल। साढ़े 11 से 1:30 बजे तक है बेटा जी। क्यों, कोई इशू है? जी, इज देयर एनी इशू? वीडियो बहुत स्लो से क्या मुराद है? आपको आवाज़ नहीं आ रही है क्या? क्योंकि अभी तो मैंने जो स्लाइड है वो चेंज की ही नहीं है।
अच्छा जी, so let's start with coordinate systems. So coordinate systems are used to describe the position of an object in space. ठीक है, हम जो coordinate systems हैं उनको इस्तेमाल करते हैं किस पर्पस के लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में, खला में लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली अ टूल and the purpose of this tool is to locate or determine the position of an object in space. ठीक है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मालूम करनी होगी स्पेस में, तो उसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट सिस्टम. It is an artificial mathematical tool that we construct in order to describe the position of a real object. ठीक है, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, उसकी पोजीशन अगर हमें मालूम करनी है तो जो मैथमेटिकल टूल इसके लिए है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है. ओके, अच्छा जी, तो कोई मुझे बता सकता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ जी, एनीबॉडी कैन टेल मी? जी जी बोले. 3 टाइप. 3 टाइप्स के, कौन कौन से? एक्स वाई जेड इज जी, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम. वेक्टर है. वेक्टर है. हाँ जी, एक्स वाई जी आर बेसिकली द डायमेंशंस. ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हैं या एक्सीस हैं सिर्फ. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, इनका इस्तेमाल आप करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बट इटसेल्फ दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद ये होती है कि आपने सिस्टम डिफाइन कर दिया जिसमें उसकी कुछ एंटिटीज होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको फॉलो करते हुए आप पोजीशंस को डिटरमाइन करोगे. ठीक है, तो जो बात आप कह रहे हो दैट इज बेसिकली ओनली द एक्सिस और द डायमेंशंस, नॉट द कोऑर्डिनेट सिस्टम. हाँ, ये बात ठीक है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 तरह के ही होते हैं. ठीक है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वो कौन कौन से होते हैं मे भी आप लोगों ने शायद क्या कहते हैं अप्लाइड कैलकुलस में शायद पढ़ा हो. ठीक है, so these are the 3 coordinate systems. The first one is rectangular or Cartesian coordinates system. The second one is cylindrical coordinate system and the third one is a spherical coordinate system. ठीक है, तो ये 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, और जो सेकंड वन है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और जो थर्ड वन है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है. ठीक है जी, तो हम इन तीनों को जो है वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बात एक ही है. ठीक है, जो कार्टेशियन है इसको आप रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं. अच्छा जी, तो 2D से क्या मुराद है? D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन. ठीक है, यानी कि इसकी कितनी डायमेंशंस होंगी इस सिस्टम में? 2 डायमेंशंस होंगी. ठीक है, इट विल कंटेन ओनली 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन से मुराद क्या है, कोई बता सकता है? उससे मुराद है कि लाइन है एक्स और वाई के दरमियान लाई करूंगी. ठीक, अच्छा, तो ये जो आप एक्स और वाई एक्सिस देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट? डायमेंशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दीज आर द 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 डायमेंशंस. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं. कोऑर्डिनेट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ
दीज टू एक्सिस वैल्यूज, ठीक है, जो कि हम किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं कि वो किस पोजीशन में स्पेस में या किसी भी प्लेन में मौजूद है, ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो पॉइंट बेसिकली इन्हीं दो कोऑर्डिनेट से मिलके बनता है या इन्हीं दो डायमेंशन से मिलके बनता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, 2D की बात करेंगे, तो यहाँ जो हमारे पास टू डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो क्या ये लाजमी है कि हमेशा टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही शामिल हों? बिल्कुल भी नहीं। इसमें यह भी पॉसिबल था कि अगर हम एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के, ठीक है, एक प्लेन बना लेते और उसके ऊपर अगर हम लोकेट करना चाहते तो वो भी क्या बन जाता, 2D बन जाता। या फिर हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के एक प्लेन ड्रॉ करते और उसके ऊपर अगर हम लोकेट करते तो वो भी क्या बन जाता, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिस्टम 2D वाला होगा इसमें हमें दो ही डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो एक्स जेड हो, या चाहे वो वाई जी हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और जब भी हम 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट को मेंशन करेंगे या इंडिकेट करेंगे या फिर लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, दिस इज 2,3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये पोजीशन बता रहा है इस ग्रीन वाले पॉइंट की कि ये एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स आगे गया है और वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स आगे गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। इसी तरीके से जो ब्लू वाला है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ब्लू वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट या इसकी पोजीशन अगर लोकेट करना चाहें तो हम कैसे इसको देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, सही, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक्स एक्सिस पे आएंगे तो हम एक्स डिस्टेंस कवर करेंगे टू रीच दिस ब्लू पॉइंट। ठीक है, और फिर हम वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड पे गए एक्स एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस कितना है, -1.5। ठीक है, और जब हम वाई एक्सिस पे गए तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, तकरीबन 2.5। ठीक है, यहाँ पे 2.5 होगा और ये माइनस होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा जो कि मेंशन कर रहा होगा कि इस पॉइंट की लोकेशन इस प्लेन पे क्या है। ठीक है, अच्छा, प्लेन बजाते खुद जो होता है वो किससे, वो 3 कोऑर्डिनेट से मिलके बनता है या 3 पॉइंट से मिलके बनता है। प्लेन से मुराद क्या है, एक सरफेस, फ्लैट सरफेस जिसमें थर्ड एक्सिस शामिल ना हो, जिसमें हाइट शामिल ना हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट हैं या दो ही डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी वजह से दोनों मिला के क्या बना रहे होंगे, एक प्लेन बना रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों ही कम्बिनेशन से अगर हम सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों डायमेंशन से एक प्लेन मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलें। नाउ 3D कोऑर्डिनेट, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, आवाज आ रही है जी आप लोगों को? ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसमें 2 डायमेंशंस थे। अब अगर हम थर्ड डायमेंशन भी इंक्लूड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, हमारे पास एक्स एक्सिस भी शामिल है, वाई एक्सिस भी शामिल है और जेड एक्सिस भी शामिल है, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 3 डायमेंशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो पॉइंट था वो किसी प्लेन के ऊपर लोकेट कर रहा था या मौजूद था, किसी सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसमें जो पॉइंट होगा उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो किसी प्लेन पर ही एग्जिस्ट करता हो, वो स्पेस में या हवा में भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि इसमें हाइट भी इन्वॉल्व है। ठीक है,
अगर सिर्फ 2 डायमेंशन होते एक्स और वाई तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक सरफेस होती इस तरीके से। ठीक है, ये सरफेस हो जाती है ये वाली, जो कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन रंग का, जिसको मैं अभी आउटलाइन पे हाथ फेर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैंने ट्रेस किया है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये एक्स और वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा प्लेन हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, वाई जेड प्लेन, जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बना है। ठीक है, इस तरीके से दिस इज वाई जेड प्लेन। अगर आप गौर करें इसमें तो हमारे पास वाई डायमेंशन में वैल्यूज आगे बढ़ रही हैं, इसी तरीके से जेड डायमेंशन में वैल्यूज आगे बढ़ रही हैं, तो ये मिलके क्या बनाएगा, वाई जी प्लेन कहलाएगा। ठीक है, वाई जी प्लेन। अच्छा, जो थर्ड डायमेंशन रह गया हमारे पास वो कौन सा है, एक्स जी प्लेन, यानी कि जिसमें एक्स एक्सिस शामिल होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और इसमें ये जेड एक्सिस शामिल होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस मिलके जो प्लेन बनाएंगे वो ये वाला है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हर प्लेन के ऊपर जो थर्ड डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि थ्रू आउट दिस एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर z की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है कि इस एक्स जी, इस एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 होगी। ठीक है, और अगर जीरो नहीं होगी, अगर ये ऊपर होती है, देखें अभी तो ये जो ड्रॉ हुआ हुआ है ये ओरिजिन के ऊपर ड्रॉ हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ी हाइट के ऊपर अगर आप ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है, अब ये थोड़ी हाइट के ऊपर है, सही है, तो इसमें यकीनी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ z की वैल्यू मौजूद होगी, यानी कि अब ये हाइट पे मौजूद है। ठीक है तो ये प्लेन ही, बट इट्स ऑन सम हाइट। लेकिन थ्रू आउट दिस प्लेन आप किसी भी पॉइंट को अगर ले लें, उन तमाम पे z की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्लेन के ऊपर जो थर्ड डायमेंशन होती है, जो तीसरी डायमेंशन होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, अगर हम डायमेंशंस की बात करें, एक्स वाई प्लेन या एक्स जी प्लेन या फिर वाई जी प्लेन, ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन है तो उसके ऊपर जेड की डायमेंशन या जेड की वैल्यू क्या होगी, थ्रू आउट द प्लेन कांस्टेंट होगी। अगर जेड वाई प्लेन है तो उसके ऊपर, यानी कि जेड वाई प्लेन के ऊपर थ्रू आउट द प्लेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर वाई जी प्लेन बल्कि एक्स जी प्लेन है तो थ्रू आउट एक्स जी प्लेन क्या होगा, वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम पॉइंट को लोकेट करते हैं तो 2D में हमारे पास 2 डायमेंशन थे, एक्स और वाई हमने देखा था, या फिर वाई सी या फिर एक्स सी। 3 डायमेंशन में क्या होता है कि तीनों वैल्यूज आ जाती हैं, यानी कि एक्स की भी आ जाती है, वाई भी आ जाता है, और इसमें एक्स जेड भी आ जाता है। ठीक है, और जो पॉइंट होता है वो लाजमी नहीं है कि किसी प्लेन पे हो, वो हवा में भी मुअल्लक हो सकता है। ठीक है, इन द स्पेस वो मौजूद होगा। तो इसको लोकेट करने के लिए हमें तीनों डायमेंशंस की वैल्यूज चाहिए होंगी, यानी कि तीनों एक्सिस की वैल्यूज चाहिए होंगी। क्योंकि देखें अगर हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है तो हमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तक आना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर हमें, सॉरी, उसके बाद फिर हमें वाई एक्सिस की तरफ जाना होगा। ठीक है, यानी कि हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस पे ट्रैवल किया, फिर हम वाई एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे, उसके बाद फिर हम जेड एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पाथवे हो जाएगा अगर हम पहुंचना चाहते हैं इस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक। तो जितना फासला हम एक्स की जानिब तय करेंगे वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, फिर जितना हम वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे वो वाई की वैल्यू हो जाएगी, और फिर जितनी हम हाइट कवर करेंगे यानी कि जेड पे जाएंगे अलॉन्ग जेड एक्सिस तो वो जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तीनों मिला के हम क्या बना देते हैं, एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिसमें हमारे पास तीन
एक्सिस की वैल्यूज मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ नहीं है इसमें, बस ये दिखाया गया है कि दो पॉइंट्स हैं, पहला वाला पॉइंट P है और दूसरा वाला पॉइंट Q है। इन दोनों को लोकेट किया हुआ है स्पेस में। ठीक है, और ये डेफिनेटली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, तो जो पहला वाला पॉइंट है हमारे पास P, इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x की जानिब पहले 1 यूनिट ट्रैवल करना है। तो देखें ये x एक्सिस है हमारे पास, तो इसकी जानिब हम 1 यूनिट ट्रैवल करके आ गए। ठीक है, फिर हमें y की जानिब 2 यूनिट्स ट्रैवल करना है, तो ये y एक्सिस है, तो हम y की जानिब क्या करते हैं, 2 यूनिट्स ट्रैवल करके आ गए। ये पहला बॉक्स हो गया और ये दूसरा बॉक्स। ठीक है, और फिर जो हमारे पास z की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब अब हमें z डायमेंशन में 3 बॉक्सेस कवर करने होंगे, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ पे हम पहुँच गए पॉइंट P पे, जिसका डायमेंशन क्या था, 1, जिसके कोऑर्डिनेट क्या था, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2, 3। इसी तरह अगर हम Q को अप्रोच करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रीच Q, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन हमें गिवन है 2, -2 और 1। ठीक है, इसका मतलब x एक्सिस पे हम 2 यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, तो x एक्सिस पे हम क्या करते हैं, 2 यूनिट्स ट्रैवल कर लेते हैं, ये 2 यूनिट्स ट्रैवल होगा x एक्सिस पे। y एक्सिस पे हम -2 करेंगे, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमने 2 यूनिट्स ट्रैवल कर लिए अलोंग y एक्सिस। और फिर z एक्सिस पे अलोंग हम 1 यूनिट ट्रैवल करेंगे, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान चीज़ है। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, किसी भी पॉइंट को अगर हम स्पेस में लोकेट करना चाहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करते ही हैं, कार्टेशियन आपने देखा। लेकिन हम एक और टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये रेड रंग से जो मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को अगर आप लोकेट करना चाहोगे तो हम कोऑर्डिनेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पहले हम एक्स एक्सिस पर ट्रैवल करें, उसके बाद फिर हम वाई एक्सिस पर ट्रैवल करें और फिर हम जेड एक्सिस पर ट्रैवल करें। तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये ओरिजिन से किस, मतलब ओरिजिन के लिहाज से ये किस कोऑर्डिनेट पे मौजूद है। लेकिन एक और तरीका होता है, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोकेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो फर्स्ट कर लें ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट P है, हमें इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P तक फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके एंड पे यानी कि पॉइंट P पे हम एक एरो मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम हम क्या देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे इसको R नाम दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर विच इज लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है वो बता रहा है कि किस जानिब है। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं कि ये एक्स एक्सिस के लिहाज से किस एंगल पे मौजूद है, वाई एक्सिस के लिहाज से किस एंगल पे मौजूद है, जेड एक्सिस के लिहाज से किस एंगल पे मौजूद है। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंगल्स पॉसिबल हैं, ताकि आप वेक्टर कहाँ आपने ड्रॉ करना है वो मालूम कर सकें। फिर जितना भी इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इस आर वेक्टर की लेंथ से। इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा ये वेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस पे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वो पॉइंट लोकेट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इस आर की वैल्यू मालूम करना चाहें कि आर की वैल्यू क्या है, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद होंगे। इसमें x भी शामिल होगा, इसमें y भी शामिल होगा, इसमें z भी शामिल होगा, यानी कि इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स, जो तीनों एक्सिस या जो तीनों डायमेंशन हैं उनकी वैल्यूज शामिल होंगी, x, y और z की।
ओके अच्छा जी, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग द पोजीशन वेक्टर, तो हमारे पास एक पॉइंट P है 1,2,3, और जो दूसरा पॉइंट है वो है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-2,1। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो एक तरीका क्या है कि आप इन दोनों पॉइंट्स के पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, यानी कि ये पहला वाला पोजीशन वेक्टर जिसको हमने आर पी नाम दिया है, और ये दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर जिसको हमने आर क्यू का नाम दिया है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन द पोजीशन वेक्टर्स फॉर बोथ पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने दोनों पोजीशन वेक्टर मालूम कर लिए। या फिर हमें क्या मालूम, हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो इसके, यानी कि हमें पी के कोऑर्डिनेट पता हो, हमें क्यू का कोऑर्डिनेट पता हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स मालूम हो तो फिर हम वेक्टर एडिशन के थ्रू भी या सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हम इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला आर पी क्यू, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और जो इसका सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं, यानी कि पी क्यू, दिस पी क्यू इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ठीक है, ये पॉइंट पी से वेक्टर स्टार्ट हुआ होगा और कहाँ तक गया होगा, पॉइंट क्यू तक गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज बेसिकली द आर पी क्यू। अब ये कैसे करते हैं, इसकी मैथमेटिक्स या जो भी है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आएगा। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक 2D और एक 3D। 2D में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था सिर्फ, और 3D में एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट शामिल थे। नेक्स्ट जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहलाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक्सिस तो वही वाली मौजूद है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेकिन अलोंग द जेड एक्सिस या अबाउट जेड एक्सिस अगर आप गौर करो तो ये एक सिलेंडर का पार्ट मौजूद है। सिलेंडर आपको पता होगा कि गोल होता है, लेकिन उसकी दोनों सरफेसेस या दोनों एंड्स टॉप और बॉटम वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सिलेंडर होता है, इस तरह से। ठीक है, दिस विल बी अ सिलेंडर। तो अगर हम पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, उनकी पोजीशन फाइंड करने के लिए अगर हम सिलेंडर का इस्तेमाल करें, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होता है, अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो जो टॉप और बॉटम सरफेस है, यानी कि यहाँ पे कलर चेंज हो नहीं रहा, हो गया। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास टॉप सरफेस है, ठीक है, ये वाली सरफेस, ये क्या है, ये फ्लैट होगी। अगर आप देखें तो ये एक प्लेन बना हुआ होगा। ठीक है, दिस विल बी अ प्लेन। इसी तरह जो हमारे पास बॉटम सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, ये एक सिलेंडर का पार्ट है। सही है ना, पूरा सिलेंडर दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ वो पोर्शन दिखाया हुआ है सिलेंडर का जो कि हमारे काम का है, टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये नीचे भी क्या होगा, एक फ्लैट सरफेस होगी, लेकिन जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री इज जस्ट लाइक अ सर्कल। ये एक सर्कल है इसकी। ठीक है जी, तो डेफिनेटली अगर ये सर्कल है तो इसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो यहाँ जो रेडियस है बेसिकली इसका वो क्या है, सिग्मा। ठीक है, दिस सिग्मा इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ करो, इसको यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, इसको यहाँ ड्रॉ करो, इसको इधर ड्रॉ करो, इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, अगर सिग्मा आपने बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये एक बड़ा सिलेंडर बनेगा इस तरीके से कुछ। तो एक तो इसका डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास, इसका रेडियस हो गया। ठीक है,
और इस केस में हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, उसका सिंबल सिग्मा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें रिक्वायर है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एंगल्स। ठीक है, और एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस सिग्मा एंड द एंगल्स, यानी कि हमें रिलेशन चाहिए एक्स एक्सिस की, ठीक है, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की टू लोकेट दिस पॉइंट पी। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की वैल्यूज चाहिए किन टर्म्स में, फाई में, यानी कि जो एंगल बन रहा है, ठीक है, और किस में चाहिए हमें, सिग्मा में चाहिए, यानी कि रेडियस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई और जी, ठीक है, ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी इनका रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा और फाई वो गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो देखें अगर हमें इस पॉइंट पी को लोकेट करना हो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पॉइंट पी का जो z एक्सिस से फासला है या किसी भी एक्सिस से फासला है वो क्या है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या है बेसिकली हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस, और ये क्या है, रो के बराबर है, यानी कि रेडियस हो गया। ठीक है, तो हमें पहली चीज़ मालूम हो गई कि p का जो फासला है z एक्सिस से वो कितना है, रो के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, पॉइंट पी का जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसको हम इसकी जो क्या कहते हैं इमेज होती है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन एक्स और वाई प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमने इसको नीचे ड्रॉ किया इधर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने नीचे ड्रॉ कर दिया, ये वाला पॉइंट नीचे ड्रॉ कर दिया, फिर इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। सही है जी। तो जब ये आप नीचे ड्रॉ करते हैं, देखिए जो डॉटेड लाइन है ये हमने क्या किया हुआ है, इसका इमेज यहाँ पे नीचे ली हुई है, इसका रिफ्लेक्शन नीचे लिया हुआ है। ठीक है जी। तो इस रिफ्लेक्शन लाइन का फासला या इसका जो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हमें वो मालूम करना है। ठीक है, तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं इस रिफ्लेक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो क्या है, फाई के बराबर है, दिस इज फाई। तो अगर ये फाई है तो इसका मतलब ऊपर भी ये वाला एंगल क्या होगा, फाई ही होगा। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि जब आपने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी होगी किसी ज़माने में, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं लेट सपोज, ठीक है, तो अगर एक लाइन उसको कट करती है या इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस को, तो ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो जो अल्टरनेट एंगल होगा दूसरा वो भी क्या होगा, थीटा ही होगा। दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। शर्त क्या है कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये क्या हो, पैरेलल हो। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये वाला एंगल फाई है ऊपर, तो जो दूसरा एंगल आप देख रहे हैं ये भी क्या होगा, फाई होगा। वजह क्या है कि यहाँ पे जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो एक ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, इनको एक लाइन ये कट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि फाई ही होगा। अच्छा, तो अब हमने क्या मालूम कर लिया कि हमें ये वाला एंगल पता चल गया कि दिस इज एंगल फाई। ठीक है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें पहले इस हाइट पे, यानी कि जो हाइट हमारे पास क्या है, ये वाली ये हाइट z है। ठीक है, दिस इज z हाइट। तो z का तो मसला नहीं है, जितनी भी हाइट होगी z की वो z के बराबर ही होगी। ठीक है, z विल रिमेन सेम इन दिस केस। सिर्फ जो प्रॉब्लम होगी वो किस में होगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन मालूम करने के लिए वो थोड़ा सा इशू होगा। तो वो हम मालूम कर लेते हैं कि हमें ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, या जो रेडियस लाइन है, रेडियल लाइन, वो हमें पता है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है जी, तो ये सिग्मा हम इस्तेमाल करते हुए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, या जो एक्स एक्सिस पे जो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उसकी लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा और फाई यूज करते हुए। तो दिस इज एंगल फाई। अगर हमें इसका एक्स की वैल्यू मालूम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे,
हमें सिग्मा यूज़ करना है और एक्स यूज़ करना है, ठीक है। तो सिग्मा हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और इस एक्स के लिहाज से ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस फाई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एक्स, ठीक है। सॉरी, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये बन जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स ओवर रॉ, ठीक है। तो हमें एक्स चाहिए होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू रॉ कॉस फाई हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो रॉ कॉस फाई है ये बेसिकली किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस बेसिकली एक्स के बराबर है। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो एक्स डिस्टेंस क्या होगा, रॉ कॉस फाई के बराबर होगा। फाई का मतलब ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अब हमें, पहले हमने एक्स पे डिस्टेंस ट्रैवल किया रॉ कॉस फाई का, अब हमें वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस। तो अब जो इसका वाई कंपोनेंट होगा वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हमें एंगल फाई मालूम है, तो इस फाई और सिग्मा को ही यूज करते हुए हम इसका वाई कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं। कैसे, जाहिर सी बात है हमें वाई मालूम करना है, तो इस फाई के लिहाज से ये वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसी फाई के हिसाब से ये सिग्मा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो जो रिलेशन बनता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है वो बेसिकली साइन फाई होता है। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, रॉ है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू रॉ साइन फाई। तो ये देखें y इज इक्वल्स टू रॉ साइन फाई। तो हमने y का रिलेशन भी मालूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ रॉ और साइन फाई, यानी कि फाई के साथ, ठीक है जी। तो हमने क्या कर लिया, हमने जो इक्विवेलेंसी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की विद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो हमने यहाँ पे फाइंड की। अगर हमें x की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, हमें रॉ पता होना चाहिए, मीन्स हमें रेडियस मालूम हो पॉइंट का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस, और हमें एंगल पता होना चाहिए फाई जो कि एक्स एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमें दोनों चीज़ें पता होंगी तो हम एक्स कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं, वाई कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हैं, और जो जेड कंपोनेंट है वो तो होता ही जेड के बराबर है, उसमें ये एंगल का और इसके क्या कहते हैं जो वेक्टर की लेंथ या रेडियस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हमें लेट सपोज एक्स और वाई दिया हुआ हो, ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता हो, हम चाहें कि हम जनाब रॉ निकालें यानी कि रेडियस की वैल्यू निकालें, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रॉ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे निकाला हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। ये अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया कंपोनेंट, और ये हमारे पास रॉ है, ठीक है। तो ये रॉ, ये वाई और ये एक्स। तो रॉ हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। एक्स हमारे पास जो है वो बेस है, और वाई हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस पाई के हिसाब से या इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि रॉ स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें रॉ चाहिए होगा तो हम सिंपल इसका अंडर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, इसमें जो रॉ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, अगर ज़ीरो के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो से कम पॉसिबल नहीं है, मींस इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है, रेडियस की वैल्यू। इसी तरह अगर हमें एंगल की वैल्यू मालूम करनी है फाई, तो देखें ये फाई आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है, यही फाई हम ऊपर भी बनाते हुए आए इतनी देर से। तो अगर हमें एंगल मालूम करना हो और हमें एक्स और वाई कंपोनेंट पता हो, तो सिंपल हम इन दोनों कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
किस रिलेशन के थ्रू? टेन थीटा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से क्या है, वाई है, और बेस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी z की इक्विवेलेंसी तो z ही होती है। तो अगर हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वैल्यूज गिवन हो, यानी कि हमें रॉ पता हो और फाई पता हो, तो हम x मालूम कर सकते हैं, हम y भी मालूम कर सकते हैं, और हम z भी मालूम कर सकते हैं अगर हमें z गिवन हो। ठीक है, अगर हमें रॉ गिवन है और फाई गिवन है, ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें x y और z की वैल्यू पता है, तो हम रॉ और फाई मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस two sets of equations are for the purpose of conversion from one coordinate system to other coordinate system। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है, हमें रॉ चाहिए होता है यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और दूसरी चीज़ हमें हाइट चाहिए होती है यानी कि z की वैल्यू चाहिए होती है, और तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, फाई चाहिए होती है। सो दीज आर द थ्री वैल्यूज विच वी नीड टू लोकेट अ पॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कौन कौन सा, रॉ चाहिए होगा हमें, और z की वैल्यू चाहिए होगी, और फाई की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें हमें ये तीन चीज़ें चाहिए, जबकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था उसमें हमें x, y और z की वैल्यू चाहिए होती थी। ठीक, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए स्पेस में। और अगर हम चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करें फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो हमें ये वाले रिलेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये किस तरह से आते हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लियर है बेटा आप लोगों को? जी, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ सर, आगे चलो। ओके, अच्छा जी, नाउ दिस इज आवर लास्ट कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आखिरी भी है, जो कि क्या कहलाता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। देखिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पॉइंट को किस पे लोकेट किया था, सिलेंडर की बाउंड्री पे हमने लोकेट किया था। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इसमें हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट हम कहाँ करेंगे, हम स्फीयर की बाउंड्री पे कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। सो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वी बेसिकली प्लेस द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होती है, एक बॉल होती है, ठीक है, जिस तरह की शक्ल होती है ना बॉल की, तो बॉल बेसिकली क्या है, एक स्फीयर होता है। और आपको मालूम है कि जो स्फीयर होता है उसमें भी हमारे पास एक अदद रेडियस मौजूद होता है। ठीक है, सिलेंडर में तो वो रेडियस सिर्फ एक प्लेन के ऊपर कांस्टेंट होता है, जेड एक्सिस के ऊपर ऊपर नीचे वो मूव हो रहा होता है। लेकिन जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें जो रेडियस होता है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल में मूव हो सकता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर एक पार्ट देख रहे हैं, यानी कि बेसिकली कौन सा हिस्सा है, ये आठवां हिस्सा होगा एक स्फीयर का। ठीक है, दिस इज 1/8 पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें ना स्फीयर को, क्या कहते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारे पास 8 हिस्से बनेंगे, उसमें से एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इस छोटे से हिस्से में अगर हम इस पॉइंट पी को लोकेट करना चाहें, तो देखें, ये जो पॉइंट पी अभी इस पॉइंट पे मौजूद है, इस जगह मौजूद है, ये यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ये इधर भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यहाँ भी, इधर भी आ सकता है, इधर भी पॉसिबल है, कहीं पे भी पॉसिबल है। ठीक है, शर्त क्या है कि इसको इसके सरफेस से टच करना होगा बस।
तो हर जगह पर क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो आर ही होगी। ठीक है, इन एवरी कंडीशन जो लेंथ होगी, ठीक है, या जो डिस्टेंस होगा पी का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो हर सूरत क्या होगा, आर होगा, यानी कि रेडियस होगा। क्योंकि देखें जो स्फीयर होता है उसमें सेंटर हमारे पास मौजूद होता है, और उससे आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, उसकी बाउंड्री तक का वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, रेडियस होगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमें लोकेट करने के लिए दो एंगल्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, एक एंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। अगर हमें एक्स एक्सिस से एंगल मालूम हो जाए कि इसका जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन है उसका एंगल क्या बन रहा है, ठीक है, तो ये हमें अगर फाई मालूम हो जाए, और विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस भी अगर हमें इसका एंगल मालूम हो जाए, जो कि बेसिकली इस केस में थीटा है, ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें रिक्वायर होंगी किसी भी पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए। पहली चीज, हमें इसका रेडियस चाहिए होगा। दूसरी चीज, हमें इसके रिफ्लेक्शन का जो एंगल है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो चाहिए होगा, ठीक है, और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, एंगल विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, जिसको हम यहाँ पे थीटा का नाम दे रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखें कि जो P है, P के साथ जो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं वो क्या क्या लिखे हुए हैं, आर, थीटा और फाई। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें रिक्वायर होंगी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो आप दो सेट देख रहे हैं इक्वेशंस का, जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी क्या है, बेसिकली इंटर कन्वर्जन है। यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मैंने वहाँ पे समझाया था कि हम किस तरह से मतलब फाइंड करते हैं एंगल, तो वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप लोग मतलब चाहते हैं तो फिर मैं इसको जब क्लास हमारी यूनिवर्सिटी में होगी ना, तो फिर वहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, या अगर कहते हो तो अभी कर देता हूँ, जैसा आप लोग चाहो, कि किस तरह से ये जो इक्वेशंस हैं वो आई हैं। सर ठीक, अभी करते हैं एक्सप्लेन। अभी कर दें एक्सप्लेन। ओके, देखें, जो पहली चीज़ है हमारे पास वो क्या है, x बराबर किसके है, आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है। ठीक है, इसी तरह y किसके बराबर है, आर साइन थीटा साइन फाई, और z किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के बराबर है। अगर आप गौर करें इसमें, अगर हमें थीटा पता हो और फाई पता हो और आर मालूम हो तो हम x मालूम कर सकते हैं और हम y भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा जो है वो कॉमन चीज़ है। ठीक है, फिर इसके साथ एक और कंपोनेंट है इसका, वो क्या है, कॉस फाई और साइन फाई। तो ये हम कैसे करते हैं, देखें, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास पॉइंट P है इतने फासले पे। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट P का एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि एक्स वाई प्लेन पे मौजूद होगा, जिसको आप इस डॉटेड लाइन से देख रहे हैं। ठीक है, इस डॉटेड लाइन आपको देख रहे हैं ना कि इस पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन एक्सिस होगा या जो लाइन होगी वो आपको ये वाली नज़र आएगी इस तरीके से नीचे। ठीक है, ये यहाँ मौजूद होगी कहीं नीचे, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन पे, यानी कि इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा इसका वो ये वाला है। ठीक है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P। सही, अच्छा, अब देखें R तो सेम है, ठीक है, R की वैल्यू तो सेम है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, और जो नीचे हमारे पास वैल्यू होगी ये भी R की ही होगी। ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी, R के साथ कुछ और भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्शन। अगर आप गौर करो तो ये वाली लेंथ और
ये वाली लेंथ इन दोनों में फ़र्क है, इसमें ये वाला हिस्सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या मालूम करना है, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है, इसके रिफ्लेक्शन की लेंथ। ठीक है, अगर हम इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका। तो इसकी वैल्यू क्या है ये हमें मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम हो सकता है, वो बेसिकली क्या है, आर साइन थीटा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली आर साइन थीटा। तो ये किस तरीके से होगा, देखें अगर हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो देखें ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइनों को, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। इफ़ यू रिमेंबर ये दो लाइनें आ रही हैं, एक लाइन इसको कट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, इसका एंगल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ये ग्राउंड वाला जो कंपोनेंट है ना, नीचे जो डॉटेड लाइन मौजूद है, ठीक है, ये हमें कंपोनेंट चाहिए पहले पहले स्टेप में। तो इस थीटा के हिसाब से ये वाला जो कंपोनेंट जी है ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है, और हमें ये परपेंडिकुलर मालूम करना है, यानी कि जी इज आवर रिक्वायरमेंट, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो जो दूसरी चीज, जाहिर सी बात है, एक अननोन को मालूम करने के लिए हम नोन चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना, जो हमें ऑलरेडी मालूम होंगी। तो हम इसमें मालूम क्या है, हमें इसमें मालूम आर है, वी नो द वैल्यू ऑफ आर। और इस थीटा के हिसाब से आर बेसिकली क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा होगा, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूस भी इंक्लूड करना होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है यानी कि जी है, हमें ये भी इंक्लूड करना होगा ताकि हम जी मालूम करें। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आता हो, वो बेसिकली साइन होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि जी ओवर हाइपोटेन्यूस, क्या हमारे पास आर है, तो जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सही है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड, इसकी वैल्यू क्या हो गई, आर साइन थीटा, ये हमने जी के बराबर लिया है। सही है जी, ओके। तो हमें इस का रेडियस तो मालूम था, अब हमने इसके रिफ्लेक्शन की लेंथ मालूम कर ली है, जो रिफ्लेक्शन कंपोनेंट था ना एक्स वाई प्लेन के ऊपर, हमने उसकी वैल्यू मालूम कर ली। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें ये फाई निकालना होगा। ठीक है, ठीक है ना, हमें ये पता है कि इसका एंगल जो बन रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है, फाई है। तो इस फाई को और इस रिफ्लेक्शन के कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्स कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मज़ीद साफ सा बना देता हूँ दोबारा, कि हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है ये वाला एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें ये वैल्यू मालूम करनी है एक्चुअली, एक्स कंपोनेंट। उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने एक इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया, ये वाला कंपोनेंट हमने मालूम किया। ठीक है, और फिर इस कंपोनेंट का हम जो रिफ्लेक्शन इधर आ रहा होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये वाला, ये हम मालूम करते हैं। ठीक है जी, तो हमने मालूम कर लिया कि इसका जो रिफ्लेक्शन था इसकी वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा थी। ठीक है, हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है, और जो एंगल है हमारे पास, और जो हमारे पास एंगल है वो क्या है, फाई है। ठीक है, तो इस फाई के हिसाब से, ठीक है जी, हमारे पास एक्स क्या होगा, और जो इसके ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर बनाऊं, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो असल में ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू में आएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, फाई। ठीक हो गया, तो इस 90 के हिसाब से
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आर साइन थीटा भी इस्तेमाल करना है, हमें एक्स भी इस्तेमाल करना है। तो वो कौन सा रिलेशन होगा, 90 के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूस हो गया आर साइन थीटा, और इस फाई के हिसाब से एक्स क्या हो गया, बेस हो गया। तो वो रिलेशन क्या होता है, कॉस फाई होगा, यानी कि कॉस फाई इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारे पास, एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा और कॉस फाई। तो ये आप देख लें, ये इक्वेशन इस तरह से आती है। तो ये हमने पहली वाली इक्वेशन मालूम कर ली। अब अगर हमें y कंपोनेंट निकालना होगा तो y कंपोनेंट बेसिकली कैसा होगा, कैसा हो सकता है y कंपोनेंट इसका फ्रंट वाला, यानी कि ये वाला, ये y कंपोनेंट है। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर इस्तेमाल करना है, यानी कि फिर रिलेशन साइन का आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है जब हम इसको y यूज़ करते हुए और r साइन थीटा इस्तेमाल करते हुए जब हम सॉल्व करेंगे, y यूज़ करते हुए और r साइन थीटा इस्तेमाल करते हुए जब हम यूज़ करेंगे, तो रिलेशन कौन सा बनेगा, साइन थीटा बनेगा, बिकॉज इस फाई के हिसाब से y परपेंडिकुलर है और r साइन थीटा तो है ही हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल ऐसे ही, तो हम साइन फाई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ये बहुत आसान है, देखें अगर हम इसका, हमें z कंपोनेंट चाहिए ना इसका, यानी कि हम z पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज z। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल क्या है हमें पता है, ये थीटा के बराबर है, तो थीटा के हिसाब से, ठीक है जी, थीटा के हिसाब से हमें हाइपोटेन्यूस पता है जो कि r है, और बेस हमें चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस और बेस किस रिलेशन में होता है, कॉस में होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस थीटा के हिसाब से, ठीक है, इस थीटा के हिसाब से बेस हमारे पास क्या होगा, z हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास z है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, r है। ठीक है, 90 डिग्री ये बनेगा, तो 90 का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो ये r हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें फ्रॉम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जाना हो तो हम ये वाली रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कन्वर्जन के लिए। और अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और हम चाहते हो कि हमें जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यूज़ मिल जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाली रिलेशंस इस्तेमाल करेंगे। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस तरह से आता है, ये अब आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ये अभी मैं बता नहीं रहा। ठीक है, चाहो तो कर लेना, अदरवाइज ये आपको वैसे बुक में मिल जाएगा, क्या अप्लाइड कैलकुलस वगैरह की बुक में। ठीक है जी, अच्छा दूसरी चीज़ हमें, ये हमने आर निकाल लिया। ठीक है, जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो क्या होगी, थीटा चाहिए होगा। तो थीटा जो होगा वो बेसिकली कॉस इनवर्स जी ओवर दिस वैल्यू, यानी कि आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जी ओवर, ये क्या चीज़ है, ये आर के बराबर है। देखिए हमने आर निकाला हुआ है, तो ये आर की सर वैल्यू आप पुट बुक कर दी यहाँ पे। शेयर कर दें हमारे, जे, आप बुक भी शेयर कर दें फ्लैट की बुक। बेटा इसकी डेरिवेशन तो आनी नहीं है कोई, ठीक है, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कह रहे हैं कि मैं जो इसका डेरिवेशन है वो मैं शेयर कर दूं। नो सर, व्हाट्सएप बुक। आवाज़ नहीं आ रही मुझे आपकी। सर आपने वो- उस डे कहा था ना कि बुक है इसकी। अच्छा, बुक की बात कर रही हैं आप, हाँ मैं बुक अभी मैं शेयर कर देता हूँ। जो स्लाइड्स हैं वो मैंने LMS पे अपलोड कर दी है। ठीक है, बुक जो है मैं वो कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर
हो सके तो मैं शेयर कर देता हूँ जितनी भी बुक्स हैं, बुक के सॉल्यूशन मैनुअल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक है, यस सर। ऑलराइट। अच्छा जी, इसी तरह जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या होता है, फाई होता है। तो फाई के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल 10 का रिलेशन, और अगर इसमें हमें वाई और एक्स की वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो एनीवेज, तो अगर आपके पास लेट सपोज कन्वर्जन के लिए आता है कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज़ पता है और आपको कन्वर्ट करना है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गिवन the values of a point or the coordinates of a point in spherical coordinate system, and you are asked to convert that those coordinates which are in spherical coordinate into Cartesian coordinate, then you will have to use these expressions. अच्छा, अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो हमने स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, ठीक है, इसी तरह स्फेरिकल से कार्टेशियन और कार्टेशियन से स्फेरिकल। लेकिन क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं? वो कैसे करेंगे जी? हाउ कैन वी कन्वर्ट a spherical coordinate system into a cylindrical coordinate system or a cylindrical coordinate system into a spherical coordinate system? क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? कोई बता सकता है? जी, कुछ तो बोले। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, अगर सुन रहे हैं तो ज़रा बताएं भी कि किस तरीके से पॉसिबल है कि हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकें। देखिए, हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं कि हम स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में चले जाएं, फिर सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में आ जाएं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम स्फेरिकल से पहले कार्टेशियन में जाएं, फिर कार्टेशियन से हम सिलेंड्रिकल में चले जाएं? यस सर, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। इसी तरह हम सिलेंड्रिकल से पहले कार्टेशियन में जाएं, फिर कार्टेशियन से स्फेरिकल में आ जाएं। समझ गए? तो हमें बीच में कार्टेशियन यूज करना होगा इफ वी वांट टू कन्वर्ट spherical coordinates into cylindrical coordinates or cylindrical into spherical, so we can use this pathway। ठीक है जी। अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट रिलेशन भी बना सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशंस पे थोड़ी लंबी हो जाएंगी, वो याद रखना फजूल है। अगर आपको ये दोनों पता है, याद है, समझा हुआ है, तो आप आराम से इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि वेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों को स्लाइड दिख रही है, वेक्टर एंड स्केलर? जी, कैन यू सी द स्लाइड? जी सर। ओके, तो स्टार्ट करें जी। हेलो, शुड वी स्टार्ट?
जी सर स्टार्ट करें। ओके जी। अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भी देखा है कि 9 स्टूडेंट्स हुए हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, बाकी 4 स्टूडेंट्स हुए हैं वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो काइंडली आप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन लोगों को बोलें कि वो ज्वाइन कर लें, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ताकि मैं अभी जब बुक शेयर करूँगा और आज की वीडियो जो कि रिकॉर्ड हो रही है मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा, तो उन लोगों को आसान हो जाएगा, मतलब सिस्टम में रहेंगे ना शामिल। अदरवाइज फिर समर का फ़ायदा क्या, अगर आप समर में भी वही लापरवाही दिखाओगे, क्योंकि समर तो आपने इसलिए उठाया है, इसीलिए आपने कोर्स ऑप्ट किए हैं ताकि आप अपने ग्रेड को इम्प्रूव करो। तो अब अगर आप समर में भी मेहनत नहीं करते हो, जो कि कंपैरेटिवली अज्यूम किया जाता है कि रेगुलर सेमेस्टर से थोड़ा सा आसान होता है, तो फिर फ़ायदा क्या अगर आप इसमें भी क्लासेस नहीं लेते हैं तो। ठीक है जी, ख्याल करें थोड़ा, और जो लोग नहीं हैं शामिल अभी उनको बोलें कि ज्वाइन करें, क्लासेस लें। अच्छा जी, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड चैप्टर है हमारी बुक का, हेलिडे रेजनिक का। ठीक है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स इसका नाम है। तो ये जो वेक्टर्स है इसको आपने डिटेल में इंटर में, और हाँ इंटर में ही आपने स्टडी किया था, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया है। और चूंकि आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे वेक्टर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ठीक है, इस्तेमाल होगी, तो इसीलिए मजबूरी है कि हम इसको रिपीट करें। ज़्यादा नहीं, किसी हद तक इसको हम रिपीट करें। ठीक है जी। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कैन मूव इन ओनली टू डायरेक्शन। अगर एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास ट्रैवल करने के लिए दो ही डायरेक्शन होंगी। एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा या फिर ये राइट हैंड साइड पे जाएगा। ये दो रास्ते हैं इसके पास सिर्फ। We can take its motion to be positive in one and these directions and negative in other। ठीक है, इसमें से जो एक डायरेक्शन होगी उसको हम पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं, और जो दूसरी डायरेक्शन होगी उसको हम नेगेटिव अज्यूम कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन सिर्फ हमारे पास दो ही हैं। However, a plus sign or minus sign is no longer enough to indicate a direction। लेकिन ये जो अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि 3 डायमेंशन में मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, ये तो 2 डायमेंशन के लिए थी कि एक को हमने पॉजिटिव ले लिया, एक को हमने नेगेटिव डायरेक्शन ले ली। ये किस सूरत में है कि अगर हमारे पास डायमेंशन सिर्फ क्या हो, यानी कि एक ही लाइन में अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, यानी कि वो कर्व बना रहा है इस तरीके से, ठीक है, उसमें हाइट भी शामिल है, उसमें लेंथ भी शामिल है, उसमें विड्थ भी या फिर डेप्थ भी शामिल है, तीनों चीज़ें शामिल हैं, तो ऐसी सूरत में फिर हम जो है प्लस माइनस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कुलर में डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अब इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है आपके लिए डिटरमाइन करना। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। सही है, या फिर अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही हो इस तरीके से, अगर हम एक स्पेस में, मतलब एक पॉइंट मूव कर रहा है इस तरीके से, तो अब ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं नहीं लोगे आप। पॉजिटिव क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 डायमेंशन शामिल हैं, एक्स एक्सिस भी शामिल है, वाई भी शामिल है, और जेड भी शामिल है। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक वेक्टर क्या होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी एक डायरेक्शन होती है, आप लोगों को पता होगी। एंड वेक्टर्स फॉलो सर्टेन वेक्टर रूल्स ऑफ कम्बिनेशन। और जो वेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जो कि वेक्टर्स को कंबाइन करने के लिए, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विच मी एग्जामिन इन चैप्टर, दिस चैप्टर में हम उसको एग्जामिन करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी
that has both a magnitude and a direction and thus can be represented with a vector। ठीक है, एक वेक्टर में क्वांटिटी जो है मतलब ये ऐसी क्वांटिटी होती है इसमें हमारे पास क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है इसमें हमारे पास और एक डायरेक्शन होती है, दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर व्हाट वी नीड टू क्वांटिटीज। द फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है जी, और जो सेकंड एंटिटी है वो क्या है, डायरेक्शन, कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो हमें ये दो चीज़ें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होती हैं। Some physical quantities that are vector quantities are displacement, velocity and acceleration। ठीक है, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, उनकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये तीन एग्जांपल्स गिवन है। तो अब बेटा आप लोग मुझे बताओगे एक एक करके कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कवर करने में और डिस्टेंस कवर करने में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए होती है, और और डिस्टेंस के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही चाहिए होती है, किसी तरह भी हम कवर कर सकते हैं। सही, अच्छा जी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी। मतलब हम एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पोजीशन के बताएं। लिए आज से चेंज करें उसके फ्रेम रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की भी क्या है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिट टाइम में, यानी कि मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी यही होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो स्पीड है उसमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ नहीं होता कि जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होगे। ठीक है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये स्पीड जो है बेसिकली क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। क्योंकि वेलोसिटी में आपने दोनों चीज़ें मेंशन करी हैं, स्पीड भी मेंशन करी है और इसकी डायरेक्शन भी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से आपने स्टार्ट किया और वेस्ट की जानिब आप जा रहे हो, आपकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। सो नाउ this has become the velocity because it includes the speed as well as the direction of the motion। ठीक है जी, इसी तरह एक्सेलरेशन भी होता है कि आपने एक्सेलरेट किया टूवर्ड्स सम डायरेक्शन। ठीक है, आपने अपनी स्पीड या अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया। ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा होगा, और फिर वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है अगर स्पीड में इजाफा हो रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अगर स्पीड में कमी आ रही होगी, ठीक है, तो फिर वेलोसिटी में उनके नेगेटिव वे में। हाँ, अभी जो माइनस है अगर आप डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हो, ठीक है, तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, यानी कि जब आप स्पीड में इजाफा कर रहे हो, आप वेलोसिटी में इजाफा कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे होगे तो फिर वो क्या कहलाएगी, डिसेलरेशन कहलाएगी। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो
अच्छा जी, ये तो हमने वेलोसिटी देखी, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी शामिल था और मैग्नीट्यूड भी शामिल था। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनकी। फॉर एग्जांपल कि टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, मास, टाइम, ठीक है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इंक्रीज और डिक्रीज तो होती हैं बट इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप कभी भी टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंशन नहीं करते कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड ईस्ट की जानिब या वेस्ट की जानिब, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू ओनली मेंशन द टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी तरह आप प्रेशर भी जो है बिना किसी डायरेक्शन के मेजर करते हो, ठीक है जी। वेट अ सेकंड। अच्छा, यूजुअली हम जब 2 आवर्स की क्लास होती है ना, तो उसमें हम ब्रेक दिया करते हैं, ठीक है। तो मैं ब्रेक तो नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अर्ली छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए। सर सर एक सवाल पूछना था। सर अच्छा जी, हेलो, ठीक। देखें यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दीज आर 2 पॉइंट्स, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो दैट ऑब्जेक्ट कैन फॉलो वेरियस पाथ्स, ठीक है। वो कोई भी पाथवे फॉलो कर सकती है। यहाँ पे आपको 3 पाथवे दिखाए गए हैं। एक जो लाइट पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा वाला पाथवे, घूम घुमा के जो है आपने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और पॉइंट बी को आपने अप्रोच किया, ठीक है। फिर आपने एक और पाथवे फॉलो किया, आपने ए से स्टार्ट किया और आप पॉइंट बी पे पहुंचे। दिस कुड बी अनदर पाथवे, ठीक है। तो ये सेकंड पाथ हो गया। इसी तरह जो थर्ड पाथ है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके एंड पे आप एक एरो भी देख रहे हैं, ठीक है, आप एक एरो भी देख रहे हैं। तो इन तीनों पाथ में से जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है? द स्ट्रेट लाइन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। और यही बेसिकली क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, सही है जी। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी ए नहीं कहते हैं हम इसको, एक्स वाई जी कह देते हैं। एक ऑब्जेक्ट एक्स है, दूसरे ऑब्जेक्ट वाई है और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है जी है। वो तीनों क्या करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करना और पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। तो अब आप खुद चेक करें कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया होगा? ऑब्जेक्ट एक्स ने। फिर सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट वाई ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और फिर थर्ड नंबर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो जी, यानी कि जी जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जिसने ट्रेवल किया है, ठीक है। हालांकि अगर आप नेट डिस्टेंस निकालें, यानी कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला अगर आप निकालें, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट था
और जो फाइनल डेस्टिनेशन थी, तो वो तीनों एक ही पॉइंट पे पहुंचे अल्टीमेटली फाइनल में, लेकिन डिस्टेंस तीनों ने डिफरेंट कवर किया है। हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों की सेम होगी, कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, और उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। सही है, और इसके अलावा जितने भी पाथवे होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, वो डिस्टेंस कहलाएंगे, वो शॉर्टेस्ट पाथवे नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़? तो ये बेसिकली किसी भी मोशन का जो है ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और आप स्ट्रेट लाइन ट्रिप में ट्रैवल करते हुए दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए, यानी कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे पहुंच गए। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का जो पाथ है इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप कोई दूसरा पाथ पे अगर फॉलो करते हो, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए पहुंच रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही होगा जो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगा विद अ स्ट्रेट लाइन ओनली। ओके, और डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है कि इसने ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंचा, इसीलिए यहाँ पे जो वेक्टर का निशान है, ठीक है ना, वो पॉइंट बी पे मौजूद है। सही है जी, यानी कि जो एरो है वो बी पे है और जो एरो की टेल है, हेड जो है वो बी पे है और एरो की जो टेल है वो पॉइंट ए पे मौजूद है। अच्छा जी, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो जिस तरह से हम अलजेब्रिक या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का हम आपस में ऐड करते हैं, वैसा हम वैसा हम वेक्टर में नहीं करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकली नहीं करते। ठीक है, समझ आ रही बात कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो किस फॉर्म में करते हैं, हम ज्योमेट्रिकली करते हैं। जी, उसको न्यूमेरिकली हम ऐड नहीं करते। एक्सक्यूज मी सर, जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप किसी के पास नहीं हो रही? सर हो रही है स्क्रीन शो। हाँ, तो जिसकी नहीं हो रही है वो काइंडली लीव करे और फिर शो हो रीज्वाइन। रही है। हाँ, तो रीज्वाइन करें प्लीज। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम? हाँ जी, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैं कह रहा था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिकली ऐड नहीं करते हैं, उनको हम ज्योमेट्रिकली आपस में ऐड अप करते हैं। सही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों को ऐड किया और जो एडिशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हमने एस का नाम दिया है। ठीक है, that is not basically the numerical addition, that is basically the geometrical addition। कैसे? अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास वेक्टर ए मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर बी मौजूद है। सही है, अगर हम इन दोनों को न्यूमेरिकली ऐड करते तो सिंपली क्या होता कि ये वेक्टर ए आ जाता हमारे पास, ठीक है, और इसके आगे जितना बड़ा वेक्टर बी है हम वेक्टर बी बना देते हैं, इतना बड़ा, और दोनों को ऐड करके हम एक सिंगल फाइनल एस वेक्टर फाइंड कर लेते। अगर ये करते तो ये क्या हो जाता, न्यूमेरिकल एडिशन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, यानी कि एस वेक्टर आया, इसकी लेंथ न्यूमेरिकल एडिशन वाली के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम किस तरह से ऐड करते हैं? अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स को की जो एंटिटीज हैं या जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो देख लेंगे कि एक तो उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। डायरेक्शन से मुराद क्या, इसका एंगल पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमें, सॉरी,
तो अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, पहले हमने इसको ड्रॉ किया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमें एंगल मालूम होना चाहिए, हमें इसकी लेंथ पता होगी, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें बी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, फिर ये वाला एंगल पता होना चाहिए, फिर हमने बी को ड्रॉ कर दिया। सही है, तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दिए। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि पहले वाले वेक्टर का हेड, ठीक है, और दूसरे वाले वेक्टर का टेल, इन दोनों को आपस में आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। सही है, यानी कि जहां पर पहला वाला वेक्टर एंड हो रहा होगा वहीं पर ही आप दूसरे वाले वेक्टर को प्लेस करके ऐड करोगे, लेकिन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स सेम। बस कर लीजिए कि एक वेक्टर जो है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ठीक है जी, और ये वेक्टर बी है। अब दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। सही है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड तो करोगे, लेकिन कैसे करोगे कि इनकी डायरेक्शन आपने सेम रखनी है, इनकी लेंथ आपने सेम रखनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस वेक्टर बी को उठा के इस ए के हेड पे प्लेस कर दूंगा, डायरेक्शन सेम रखते हुए और डिस्टेंस सेम रखते हुए। तो ये देखिए मैंने बी को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एंगल सेम ही है, डायरेक्शन, ठीक है, और इसकी लेंथ भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का हेड था उसके ऊपर मैंने बी की टेल रखी और वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया, और जो इसका एंगल था वो हमने सेम रखा। अगर ये वाला एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है जी, और जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास लेंथ आती है वो इस एस वेक्टर की या रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाती है। और डायरेक्शन तो आपको नज़र आ ही रही होगी कि हम देख सकते हैं कि ए से स्टार्ट हुआ है और बी के एंड तक किया है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, सिंपल ये थीटा मेजर कर लेंगे। अब वो जो भी होगा वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है दो वेक्टर्स को, कि दूसरे वाले वेक्टर को हम पहले वाले वेक्टर के हेड पे रखते हैं, ठीक है, और फिर जो पहला वाला वेक्टर था उसकी टेल से लेके दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जो भी हमारे पास लेंथ आती है वो क्या हो जाती है, वो एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, और वो थीटा हो सकता है, वाट एवर जो भी हम डायरेक्शन जिस तरीके से भी निकालते हैं, ठीक है ना, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। देखें ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आपको याद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या थी? यस सर। जी, क्या होती है? सर होती है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, गुड। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करो, बात एक ही है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो आप पहले कोई सा भी वेक्टर ड्रॉ कर लो और बाद में कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लो, दोनों को ऐड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सीक्वेंस से या उनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप गौर करें यहाँ पर जो हमारे पास फिगर गिवन है, ये सेंटर में हमारे पास जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर करें जो रिजल्टेंट है हमारे पास, यानी कि जो भी मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट पे इसके हेड मौजूद है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के आप ऊपर देखें, पहले वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया, फिर आपने वेक्टर बी ड्रॉ किया, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो जो जवाब आया हमारे पास वो क्या आ गया, वो सेंटर वाली ग्रीन लाइन आ गई। और इसी पर ही आपने क्या किया, नीचे पहले आपने वेक्टर बी ड्रॉ किया, वही सेम वेक्टर उठा के आपने क्या किया, यहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए, और फिर आपने क्या किया, इसके हेड के ऊपर आपने वेक्टर ए ड्रॉ किया, इसको आपने यहाँ मूव कर दिया, यानी कि ये इस तरीके से। तो ऐसी सूरत में भी आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है वो क्या मिला है, सेम मिला है। ठीक है ना, यानी कि एक वेक्टर एडिशन इस तरीके से किया आपने,
और दूसरा वेक्टर एडिशन आपने कैसे किया, यही सेम रिजल्टेंट आएगा, फ़र्क क्या है, बस पहले आपने बी कर दिया और फिर ए, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ पर ये ए था और ये बी था, तुम्हारे पास ये सी वेक्टर जवाब आया दोनों सूरतों में। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस बी हुआ ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, c इज इक्वल्स टू b प्लस ए वेक्टर, b वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर एडिशन में आप जो पोजीशन होती है वेक्टर्स की वो आप शफल कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा जी, वो दो वेक्टर्स का था, अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स का समेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, आप इसमें क्या कर सकते हो, पहले आप b और c को ऐड करो, फिर जो जवाब आया उसको आप a में ऐड कर दो, समझ गए, या फिर आप पहले a और b को ऐड करो, फिर जो जवाब आया उसको आप c में ऐड कर लो, यानी कि उसके रिजल्ट को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली क्या है, आपने सीक्वेंस चेंज करी है। ठीक है, ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं फिगर, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कैसे डिवाइड किया हुआ है, एक ये वाला सेक्शन है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इधर आ गया, सही, और दूसरा जो इसमें सेक्शन है वो ये वाला है, वो इधर ड्रॉ किया हुआ है, सही है। तो ये दो तरीकों से एडिशन है वेक्टर्स की, जिसमें तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी और सी, इनको ऐड करके दिखाया हुआ है, सही है। तो पहले वाले में यानी कि इस वाले में हमारे पास सीक्वेंस क्या है, अगर आप गौर करो, ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर कौन सा आप देख रहे हैं, ये वेक्टर बी प्लस सी है, यानी कि बी और सी को पहले ऐड किया हुआ है। तो बी और सी आपने पहले ऐड किया, फिर इसको आपने ए में ऐड कर दिया, तो हमें जवाब क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी वेक्टर। आपको पता है ना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब पहले हमने बी और सी को ऐड किया होगा, फिर जो भी जवाब आएगा उसको हम ए में ऐड करेंगे। ठीक है, तो b और c का समेशन आप देख लें, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा, तो देखें यही वाला वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सही है। और फिर a वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो a वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया, सही। इसी तरीके से पहले आपने अगर a और b को ऐड करना है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल, ये वेक्टर हमारे पास a है और ये वेक्टर हमारे पास b है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास a प्लस बी आ गया। तो ये देखें, पहले आपने a प्लस बी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पहले आपने a प्लस बी किया, फिर जो भी जवाब आया उसमें हमने क्या किया, जो वेक्टर c था, वेक्टर c ये वाला था, तो वेक्टर c को हमने इसके हेड पे रख के ड्रॉ कर दिया, और फिर जवाब हमारे पास यही वाला आ गया। तो देखें, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन में आगे पीछे कर दें या शफल कर दें, तो उससे कोई फर्क रिजल्टेंट वेक्टर पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, अब लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर b है, जो कि आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अगर हम इसकी साइन चेंज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन नीचे की जाने पे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने x डायरेक्शन में 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, यू हैव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन x डायरेक्शन, सही है। तो अगर मैं आपसे यही सवाल करूं कि x डायरेक्शन में -2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आप वेक्टर कौन सा बनाओगे, ऐसा बनाओगे, ठीक है, डायरेक्शन x ही है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, -2 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हो, बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और माइनस बी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, अच्छा जी, वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो
अब ये हमारे पास, आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सिस वी आर डीलिंग विथ, या नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो जितने डायमेंशंस होंगे उतने ही उसके कंपोनेंट्स भी हो जाएंगे, सही ना। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस की, 2D की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेक्टर ए है, इसको ड्रॉ किया गया है, इसके हमें कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। सो इफ वी आर डीलिंग विथ 2D सिस्टम, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस वाले सिस्टम में, तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो वो हम कैसे मालूम करते हैं? हम सिंपली कुछ नहीं करते, हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इस ए वेक्टर को उठा के हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ए वेक्टर को इस पे प्लेस कर दिया। अब इसका हम रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पोर्शन आएगा जब हमने इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा इसके रिफ्लेक्शन का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए एक्स कंपोनेंट हो जाएगा इसका। इसी तरह इसका कंपोनेंट अगर हम वाई एक्सिस पे, हम रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे गिरा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, तो ये जो हाइट होगी या ये जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे या ये जो कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ तक अप्रोच, इसके हेड तक अप्रोच कर रहा होगा, ये क्या कहलाएगा? ए वाई कहलाएगा। ठीक है, और फिर इस ए वाई को उठा के अगर हम यहाँ पर रखते हैं ए एक्स के हेड पे, ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? ए वेक्टर के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है कि देखें ये जो ए वेक्टर है कैसे मिलके बनेगा? अपने दोनों कंपोनेंट से मिलके बनेगा, ए एक्स और ए वाई के वेक्टर सम से मिलके बनेगा। ठीक है, ए एक्स के हेड पे आपने ए वाई की टेल रखी और ड्रॉ करी, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? बेसिकली ए वेक्टर होगा। ओके, अच्छा, अब अगर हमें किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स की वैल्यू पता हो, ठीक है ना, तो हम उस वेक्टर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं या उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज बेसिकली द पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है, यानी कि जो वेक्टर सम किया है, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो इसमें हमारे पास ये जो ए वेक्टर है ये हाइपोटेन्यूस है, और ये वाला हमारे पास इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, इस थीटा के हिसाब से ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि जो ए वेक्टर है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे? इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग कि अगर हमें थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है जी, इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो सिंपली, क्योंकि ये कंडीशन क्या है कि जब हमें जब हमें ए वाई और ए एक्स की वैल्यूज़ मालूम है, हमें दोनों मैग्नीट्यूड पता है, तो अगर हमें ए एक्स और ए वाई मालूम हो तो हम आराम से थीटा मालूम कर सकते हैं। कैसे? इस थीटा के हिसाब से ए वाई परपेंडिकुलर है और ए एक्स क्या है? बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 का रिलेशन बनता है, 10 थीटा का रिलेशन बनता है। तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए वाई है और बेस क्या है? ए एक्स है। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। ठीक है, अब हमें अगर थीटा मालूम करना होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। हमें ए वाई भी पता है, हमें ए एक्स भी पता होगा, वैल्यूज पुट करेंगे और हम जो एंगल है थीटा वो फाइंड कर लेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है अभी तक? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज पे मैं आगे चलता हूँ। नो क्वेश्चन? नो सर। ओके, अच्छा जी, एक सैम्पल प्रॉब्लम है। स्मॉल एयरप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट ऑन एन ओवरकास्ट डे। ठीक है, एक छोटा सा एयरप्लेन है
वो एक अबरालूद दिन है जिसमें यानी कि बादल छाए हुए हैं आसमान पे, तो उसमें वो एक एयरपोर्ट से निकलता है। एन इज लेटर साइटेड 215 किलोमीटर अवे, ठीक है, और कुछ देर के बाद यानी कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसको 215 किलोमीटर देखा गया, दूर देखा गया, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 22 डिग्री ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ। ठीक है, किस डायरेक्शन में उसको देखा गया? 22 डिग्री ईस्ट ऑफ ड्यू नॉर्थ, यानी कि एंगल वाज टुवर्ड्स ईस्ट बट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन वाज टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि ये जो एरोप्लेन है ना, ये जा किस तरफ रहा था? ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था। ठीक है, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो ड्यू नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है कि इस क्या कहते हैं, प्लेन की डायरेक्शन बेसिकली क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ है। और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 22 डिग्री ईस्ट। यानी कि अब जो एंगल बन रहा होगा, देखें ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कितना है? 215 किलोमीटर है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इसकी? ड्यू नॉर्थ है, बट द एंगल इज 22 डिग्री ईस्ट, यानी कि जो एंगल होगा वो क्या होगा? ईस्ट की जानिब होगा। ठीक है, दिस शुड बी द एंगल। देखें ईस्ट ये वाला एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 22 डिग्री ईस्ट बन रहा है। सही है, दिस डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन में एंगल बन रहा होगा, जबकि डायरेक्शन ऑफ जो एरोप्लेन है वो क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ है। ये बात क्लियर है कि फिगर किस तरह से ड्रॉ की गई है? ठीक है, दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन इज नॉट ड्यू नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ की तरफ नहीं थी, बट इज रोटेटेड 22 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। जाना तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ ही था, लेकिन चूंकि अबर आलूद था, हवा चल रही होगी किसी भी रीजन से, अब जो डायरेक्शन है उसकी वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ नहीं है, वो 22 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट हो गई है। ठीक है, हाउ फार ईस्ट एंड नॉर्थ इज द एयरप्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट व्हेन साइटेड? आपने बताना है कि ईस्ट और नॉर्थ की जानिब, यानी कि ये ईस्ट कंपोनेंट हो गया और ये नॉर्थ कंपोनेंट हो गया। तो ये जो इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, जब प्लेन को साइड किया गया एट 215 किलोमीटर, तो इस वक्त इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ईस्ट वाला कंपोनेंट और नॉर्थ वाला कंपोनेंट, इनकी वैल्यूज क्या है? ठीक है, ये आपने फाइंड करना। तो सिंपल यू हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर। ठीक है जी, दिस इज द सॉल्यूशन। तो देखें हमारे पास जो मेन वेक्टर है वो कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस एरोप्लेन के एंड तक का, यानी कि 215 किलोमीटर। दिस इज आवर मेन वेक्टर, और ये बेसिकली क्या है? डी वेक्टर है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया हुआ है? डी वेक्टर। तो इसका हमें क्या मालूम करना है? अगर ईस्ट वाला कंपोनेंट निकालना है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, ये हमें मालूम करना है। और अगर हमें वाई वाला कंपोनेंट निकालना है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें डी एक्स निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें थीटा की रिक्वायरमेंट होगी और हमें डी की रिक्वायरमेंट होगी। तो थीटा आप लोग जानते हैं कि इस केस में क्या हो सकता है? अगर ये 22 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस 22 डिग्री, क्योंकि देखिए 90 डिग्री सही है, तो ये 68 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 68 डिग्री। कैसे? 90 माइनस 22 डिग्री। ठीक है ना, 22 डिग्री आप 90 में से माइनस कर देंगे, 68 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो हमें थीटा मालूम हो गया 68 डिग्री। अब हमें डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो डी एक्स निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए था, वो हमें मिल गया 68 डिग्री, और हमें डी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम रिलेशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे पास ये 90 डिग्री बन रहा होगा, हाइपोटेन्यूस आता हो, और डी एक्स हमें मालूम करना है बेस, तो हम कॉस थीटा यूज करेंगे। सही है, तो इसीलिए देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या है? डी एक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? डी है। तो डी एक्स हमें मालूम करना है। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कॉस
थीटा। सही। तो जो डी है हमारे पास वो कितना है, 215 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना है, 68 डिग्री है। तो ये आप सॉल्व करेंगे 81 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब इस एरोप्लेन ने टुवर्ड्स ईस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 81 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है। फिर हमें निकालना है टुवर्ड्स नॉर्थ, के नॉर्थ की जानिब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो क्या कंपोनेंट बनेगा इस वेक्टर के हिसाब से, ये बन जाएगा डी वाई, बिकॉज इट इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है। तो इसका हमें एंगल तो पता है। ठीक है जी। हमें इसका एंगल मालूम है, तो हम ये 22 डिग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये थीटा भी यूज़ कर सकते हो। थीटा का मतलब क्या है कि देखें, यही वाला वेक्टर जो कि अभी वाई एक्सिस पे आप ड्रॉ किया हुआ देख रहे हैं, इसको उठा के आप सामने लेके आ जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी मसला है। ठीक है। यू ड्रॉ दिस वेक्टर एट द हेड ऑफ वेक्टर डी एक्स। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी होगा। ठीक है ना, ये हमने जनरल रूल पढ़ा था। तो इसको उठा के इसकी डायरेक्शन आपने सेम रखी, इसकी लेंथ भी आप देखें सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने इसको उठा के कहाँ रखा है, एट द हेड ऑफ डी एक्स आपने इसको प्लेस कर दिया है। ठीक है। तो थीटा हमें पता है कितना है, 68 डिग्री है। तो इस थीटा के हिसाब से हमें डी वाई मालूम करना है, हाइपोटेन्यूस हमें पता है, हमें एंगल मालूम है। तो रिलेशन कौन सा बनेगा, साइन का बनेगा, बिकॉज डी वाई जो है वो परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा का रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे, तो डी वाई इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा वही 68 डिग्री है, डी हमें पता है 215 किलोमीटर है, वैल्यूज पुट करें कितना आ जाएगा, 199 किलोमीटर आ गया। ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 199 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 100 क्यों लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मे भी शायद ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन हो, कुछ और हो सकता है। ठीक है, हमको देखें नीचे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 लिखा हुआ है, तो होगा किसी और रीज़न से। एनीवेज, तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया। ठीक है, 199 किलोमीटर और 81 किलोमीटर। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो आज यहीं पर ही एंड करते हैं, टाइम भी हो गया है हमारा। सही है, ठीक है जी, एंड करें। जी सर। सही। अच्छा, मैं ये यस वीडियो सर। जो है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी बुक्स जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, कोई भी इशू हो, आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ठीक है स्लाइड्स भी, सर, थैंक यू। और स्लाइड्स भी। ठीक है जी। सर थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।